हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन आज फिर से आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर का एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम। तो चलिए देखते हैं कि एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे आप एल्गोरिदम लिखेंगे, एल्गोरिदम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और फाइनली हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि एल्गोरिदम एक्चुअली होता क्या है, एल्गोरिदम हम किसे कहते हैं। तो फॉर्मल डेफिनेशन से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं और वो जो स्टेप्स है उसको कहीं लिख लेते हैं तो उसे हम एल्गोरिदम कहेंगे। जैसे कि अगर आप चाय बना रहे हैं और चाय बनाने के भी स्टेप्स को आप कहीं लिख रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कि ये चाय बनाने का एल्गोरिदम है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम बोलते हैं। जैसे यहां पर अगर आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, एन एल्गोरिदम इज ए फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स लिखते हैं तो उसे हम एल्गोरिदम कहेंगे। यहां पर फाइनाइट वर्ड इसलिए यूज किया गया है कि जो आपके स्टेप्स होने चाहिए वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लिखते जा रहे हैं और वो कहीं टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है। तो अगर आप फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स लिख के उस प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व कर दे रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे एल्गोरिदम। जैसे कि यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल क्या है? एल्गोरिदम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए सर्कल। अगर आपको एक एल्गोरिदम लिखना है जो सर्कल का एरिया निकालेगा तो कैसे आप लिखेंगे? तो सबसे पहले तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए रेडियस। तो हम क्या करेंगे? रेडियस को रीड करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे रीड आर। यहां पर एल्गोरिदम में आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। यहां पर आप रीड आर लिख सकते हैं, इनपुट आर लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया? रेडियस को इनपुट ले लिया। अब आप क्या करेंगे? रेडियस आपके पास आ चुका है तो अब आप लगाएंगे फॉर्मूला। तो उसके बाद आप लिखेंगे एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू आर इंटू आर, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर मैंने पाई का वैल्यू 3.14 डाल दिया है। आप चाहे तो 22/7 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा? एरिया कैलकुलेट हो जाएगा और फाइनली हम उसे क्या कर देंगे? डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे डिस्प्ले एरिया। आप चाहे तो प्रिंट एरिया भी लिख सकते हैं। तो यहां पर एरिया क्या है? आपका एक वेरिएबल है और आर भी आपका एक वेरिएबल है। तो आर वेरिएबल में आप रेडियस इनपुट ले रहे हैं और एरिया वेरिएबल में आप क्या कर रहे हैं कि आप जो एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं उसको आप स्टोर कर रहे हैं और फाइनली आप उसे डिस्प्ले कर दे रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा एल्गोरिदम है किसी भी सर्कल के एरिया को कैलकुलेट करने का। तो इसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं। अब चलते हैं कि एल्गोरिदम के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एल्गोरिदम में क्या होना चाहिए। तो यहां पर जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इनपुट। जैसे कि कोई एल्गोरिदम अगर आप लिखते हैं तो वहां पर आपको इनपुट लेना पड़ सकता है। जैसे अगर आप किसी नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो आपको एक नंबर लेना पड़ेगा एज एन इनपुट। जैसे अभी हमने आपको एक एग्जांपल बताया एरिया ऑफ सर्कल का, तो वहां पर हम क्या इनपुट ले रहे थे? वहां पर रेडियस इनपुट ले रहे थे। तो इनपुट जो है पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी एल्गोरिदम का। उसके बाद दूसरा क्या है? आउटपुट। तो यहां पर आपके एल्गोरिदम में कोई ना कोई एक आउटपुट होना चाहिए। जैसे यहां पर जो मैंने एरिया ऑफ सर्कल निकाला उसमें आपने देखा था रेडियस हमने इनपुट लिया था और एरिया हमने आउटपुट में दिखाया था। तो इसका मतलब वहां पर आउटपुट क्या है? एरिया है। उसी तरह किसी नंबर का अगर आप फैक्टोरियल निकाल रहे हैं तो वहां पर आउटपुट क्या होगा? फैक्टोरियल होगा। तो इसी तरह किसी भी एल्गोरिदम में एक आउटपुट जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फाइनाइटनेस। यहां पर फाइनाइटनेस का मतलब ये है
कि आपके एल्गोरिदम में जो नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए। मतलब जब आपके एल्गोरिदम को चेक किया जाए या फिर ट्रेस किया जाए तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद आपका एल्गोरिदम टर्मिनेट हो जाना चाहिए। मतलब आपके जो नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए अगर आप सही एल्गोरिदम लिख रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डेफिनेटनेस। डेफिनेटनेस का मतलब यह है कि आपके एल्गोरिदम का हर एक स्टेप क्लियर होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके स्टेप्स में। जैसे सपोज दैट कि आप दो नंबर को सम करके किसी तीसरे वेरिएबल में रख रहे हैं, तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं सम इक्वल टू ए प्लस बी। अगर आप ए प्लस बी को ऐड करके आप सम में स्टोर कर रहे हैं तो आप ए प्लस बी इक्वल टू सम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल टू सम तो ये स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर डेफिनेटनेस जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके एल्गोरिदम में होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इफेक्टिवनेस। यहां पर इफेक्टिवनेस का मतलब यह है कि आपके एल्गोरिदम का हर एक स्टेप डेफिनेट तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ फिजिबल होना चाहिए, मतलब वो इफिशिएंट होना चाहिए। तो ये भी आपके एल्गोरिदम का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपका जो एल्गोरिदम है वो फिजिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपका एल्गोरिदम रन होने में, एग्जीक्यूट होने में इतना टाइम ले रहा है कि उस एल्गोरिदम को कोई यूज ही करना नहीं चाहेगा। ये नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो एल्गोरिदम होना चाहिए वो इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे एल्गोरिदम के। अब यहां पर एक और एग्जांपल लेके एल्गोरिदम को समझते हैं। तो यहां पर जो मैंने एग्जांपल लिया है वो ये है, एल्गोरिदम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम कैसे एल्गोरिदम लिखेंगे। तो यहां पर अगर फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमें अगर 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 5 से लेके 1 तक हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 120। तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 120। उसी तरह अगर हम 4 का फैक्टोरियल निकालना चाहेंगे तो 4 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका एल्गोरिदम हम कैसे लिखेंगे। ऑब्वियसली अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो एक नंबर तो सबसे पहले आपको इनपुट लेना पड़ेगा जिस नंबर का आप फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। तो यहां पर मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है रीड एन। तो कैपिटल एन में वो नंबर है जिस नंबर का फैक्टोरियल हमें निकालना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं जिसको कि हम 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, फैक्ट इक्वल टू 1। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर मैं फैक्ट इक्वल टू 1 क्यों ले रहा हूं। उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप, जो कि 2 से लेके n तक चलेगा। यहां पर 2 से लेके n तक चलने का मतलब यह है कि ये फर्स्ट टाइम 2 देगा, सेकेंड टाइम 3 देगा, थर्ड टाइम 4 देगा और इस तरह से ये n तक जाएगा। और क्यों यहां पर एक एक इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि हमने यहां पर लिखा है बाई 1। अगर बाई 1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आप 2 लिखेंगे तो हर बार ये 2 इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, 2 के बाद 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, पर यहां पर हम 1 लिख रहे हैं क्योंकि हमें एक एक इंक्रीमेंट चाहिए। आप चाहें तो सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। और यहां डू का मतलब यह है कि फॉर लूप आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हम यहां पर लिख रहे हैं फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने फैक्ट का वैल्यू 1 क्यों लिया है स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें यहां मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अगर हम यहां 0 लेंगे तो हमेशा रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम फैक्ट का वैल्यू 1 है और आई का वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम 2 लिख रहे हैं। वैसे तो 5 का फैक्टोरियल आप निकालोगे तो 5 4 3 2 1 करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई। बट आप इसको जो है ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप 1 2 3 4 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पर जैसे कि आपको पता है कि 1 से हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, तो इसलिए यहां पर हम लूप में 1 से नहीं स्टार्ट करके हम कहां से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। तो सपोज दैट n का वैल्यू 5 है और मुझे 5 का फैक्टोरियल निकालना है। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले i का वैल्यू 2 आएगा,
तो 1 इंटू 2 हो गया, तो फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो गया 2। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या आएगा 3 आएगा, तो नेक्स्ट टाइम ये मल्टीप्लाई क्या करेगा 3 को, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6। उसके नेक्स्ट टाइम क्या आएगा 4 आएगा, तो 6 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा 24। और नेक्स्ट टाइम क्या आएगा आई का वैल्यू 5 आएगा, तो 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 120। अब यहां पर ये जो फॉर लूप है वो केवल आपका कहां तक चलेगा एन तक, और एन का वैल्यू क्या है 5। तो आपका वैल्यू 5 आ चुका है, तो इसका मतलब लूप आपका क्या हो गया क्लोज हो गया। ठीक है, लूप आपका टर्मिनेट हो गया। और फैक्ट में क्या वैल्यू है 120, दैट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5। तो अब आपको क्या करना है, आपको फैक्टोरियल को प्रिंट कर देना है। तो प्रिंट करने के लिए आप राइट लिखें, डिस्प्ले लिखें, प्रिंट लिखें, ये आपके ऊपर है। तो इस तरह से आपने देखा कि एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और हमने आपको 2 एग्जाम्पल देके एल्गोरिदम को समझाने की कोशिश की। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू एंड गुड बाय।